प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र पाल मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे समय से आप हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ते आ रहे हैं। आपने क्रमशः गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत, इन सभी के लगभग सभी लेसन जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, कुछ ऐसे पाठ हैं जो निकाले गए हैं इस साल कोरोना काल में, इसलिए उन पाठों को छोड़ करके बाकी ये सब लेसन पढ़ा दिए गए हैं। तो इसलिए आपने इन सभी को आद्योपांत पढ़ा है। अब हम लोग इस समय जो कक्षा 11 में नाटक निर्धारित है अपने इस बरेली जनपद में, अन्य जगह पर भी कई जगह पर ये चलता है, तो जहाँ जहाँ ये चलता है वहाँ के सारे विद्यार्थी इसको पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नाटक में क्या है, एक तो नाटक में जो अंक होते हैं उन अंकों के सारांश पूछे जाते हैं। सारांश लिखते समय एक बात का ध्यान रखें कि सारांश, जिस भी अंक का सारांश लिखें, उस अंक में आए हुए महत्वपूर्ण जो पात्र हैं उन पात्रों के कथनों को लिखें। कथन काले पेन से उसको लिखना चाहिए, और काले पेन से नहीं, कभी नीले से लिख दिया तो उसको अंडरलाइन करना चाहिए। कथन को लिखें और कथन के साथ साथ में पूरे सारांश को, सारगर्भित अंश को, सार अंश, जो तत्वपूर्ण अंश हैं उनको, मेन बिंदुओं को नोट करना चाहिए। और साथ साथ में नाटक में सारांश आता है लिखने को खंड वाइज, या फिर प्रमुख पात्रों के चलचित्रण आते हैं। नाटक के उद्देश्य आता है, ऐसे सारांश, उद्देश्य, चलचित्रण, ऐसे 2-3 प्रकार की चीज़ें नाटक के अंतर्गत पूछी जाती हैं। ये 4 नंबर में ये पूछा जाता है ये खंड। इस चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलें। अभी हम लोग खंड वाइज, अंक वाइज, जो ज्ञान कमान जो नाटक है वो श्री हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित है। इसमें 3 अंक हैं और तीनों अंकों में ये ऐतिहासिक घटना को हम लोग इस नाटक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि आन का मान नाटक है, उसमें नाटक का जो आरंभ है वो एक रेगिस्तान के क्षेत्र से होता है। भारत में औरंगजेब का शासन उस समय था। जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह का राज्य था और बीरबर दुर्गादास राठौर इनके कर्तव्यनिष्ठ सेवक थे। प्रत्येक राजा का कोई न कोई बहुत कर्तव्यनिष्ठ, कोई न कोई बहुत निकट कोई मंत्री या सेवक हुआ करता था। महाराज की मृत्यु के पश्चात अजीत सिंह, जो उनके पुत्र थे जसवंत सिंह के, तो वह उनकी मृत्यु के बाद अजीत सिंह की संरक्षण का सारा दायित्व तो दुर्गादास जी ने लिया हुआ है। वो उसके संरक्षक बनते हैं और अजीत सिंह अभी अवयस्क हैं, वो युवा नहीं हैं, युवक नहीं हैं। वो राजगद्दी को संभाल सकें इसके लिए अभी उनकी उम्र अवस्था नहीं है। और उधर अकबर द्वितीय की 2 संतानें हैं, बुलंद अख्तर और सफियत उन्निसा। दोनों संतानें अकबर की नीतियों की विरोधी हैं। वो भले ही उनके ही परिवार के हैं, लेकिन वो अकबर की नीतियों के विरोधी हैं और दुर्गादास से अकबर द्वितीय जो हैं उन्होंने मित्रता कर ली है। इस प्रकार से कथानक आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से इसको समझते हुए चलें। औरंगजेब के अत्याचारों के विरोध में वो विरोधी हैं और उन्होंने दुर्गादास से मित्रता कर ली। दुर्गादास राठौर जो कि जसवंत के राज्य के बहुत ही विश्वास पात्र हैं, तो उनसे मित्रता कर ली है। दुर्गादास ने अकबर द्वितीय को बादशाह तक घोषित कर दिया था, बहुत ही महत्व दिया उनके लिए। और लेकिन औरंगजेब की चाल बस उसको फिर ईरान जाना पड़ा, वो उनका स्वप्न पूरा नहीं हो पाया। सफियत उन्निसा और बुलंद अख्तर ये दुर्गादास के पास रह जाते हैं। ये दोनों संतान हैं उनकी अकबर द्वितीय की। तो ये दोनों ही संतानें दुर्गादास के पास छूट जाती हैं
अजीत सिंह युवक हो जाते हैं और युवक होकर के जोधपुर का शासन वो संभाल लेते हैं। अब उस समय क्या होता है, अजीत सिंह भी युवा हो जाते हैं और उधर सफियतुन्निसा भी युवा हो जाती है, वो भी युवती हो जाती है। अजीत सिंह सफियत से प्रेम करने लगते हैं, वह उसके रूप सौंदर्य और उच्च विचारों पर आसक्त हो जाते हैं। वो सुंदर भी है, रूप सौंदर्य भी उसके अंदर है और वो विचारों से भी उच्च भावभूमि की है सफियतुन्निसा। तो उसके उच्च भावभूमि को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके जो अजीत सिंह का जो युवा मन है वह सफियत पर आसक्त हो जाता है, तो प्रेम करने लगता है। सफियत काफी समझदार है, वह उसे टालती है क्योंकि उस समय हिंदू युवक और इधर मुसलमान युवती का विवाह संभव नहीं था। इसलिए वो सोचती है कि आगे चल करके विद्रोह पैदा हो, आगे चल करके समाज में विघटन हो, इसलिए वह इस विवाह प्रस्ताव को मना करती है। दुर्गादास यहीं पर एक कथन कहते हैं, दुर्गादास कथन कहते हैं कि दुर्गादास ने यहां पर एक कथन बोला है, तो कथन को काले पेन से लिखना है। मान रखना राजपूत की आन होती है, राजपूत की आन होती है, आन होती है। और आन का मान रखना, और इस आन का मान रखना, आन का मान रखना उनके जीवन का व्रत होता है, उनके जीवन का व्रत होता है, जीवन का व्रत होता है। इस तरीके से दुर्गादास जो हैं ये कथन कहते हैं, अजीत सिंह को लक्ष्य करके ये कथन कहते हैं। अजीत सिंह अपनी गलती मानकर क्षमा मांग लेते हैं। अजीत सिंह को दुर्गादास की बात समझ में आती है क्योंकि दुर्गादास अजीत सिंह के संरक्षक हैं और वो क्षमा मांग लेते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं। दुर्गादास उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, फिर कथन बोलते हैं कि राजपूती गौरव की उज्जवल चादर पर दाग न लगने दो बेटा। फिर वो कथन दुर्गादास बोलते हैं कि राजपूती गौरव की उज्जवल चादर पर, उज्जवल चादर पर, चादर पर दाग न लगने दो बेटा। ऐसे करके उन्होंने जो है फिर कथन बोला है। इस तरीके से उन्होंने फिर से एक कथन कहा है। इस तरीके से निरंतर वो अजीत सिंह को समझाते हैं, उनको मान मर्यादा की याद दिलाते हैं। तभी रणभेरी बजती है। रणभेरी युद्ध के लिए तैयार होने के लिए वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो तभी रणभेरी बजती है, सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अकस्मात होता है राज, उसमें उस समय औरंगजेब के शासन में और उस समय ये सब अकस्मात हुआ करता था। सब तैयार हो जाते हैं, ईश्वरदास संधि प्रस्ताव लेकर आता है। मुगल सूबेदार सुजात खां का भी सादे वेश में प्रवेश होता है। ये सब उधर औरंगजेब की ओर से लोग आते हैं। उनके अजीत सिंह का उस पर प्रहार करने के लिए उठता है। जैसे ही सुजात खां सादे वेश में आता है तो अजीत सिंह, चूंकि उस समय उसने शासन संभाल लिया है, तो वह जो है प्रहार करने के लिए उद्यत होता है, तैयार होता है। दुर्गादास उसे बचा लेते हैं और फिर दुर्गादास कहते हैं, महाराज राजपूत निशस्त्र व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता। अर्थात राजपूत लोगों की आन है कि वो कभी भी निशस्त्र, जो शस्त्रहीन है, खाली हाथ है, उस पर प्रहार नहीं करता। वो प्रहार करता है जो शस्त्र युक्त कोई योद्धा है, जब उससे लड़ने आता है तो उससे फिर वो लड़ता है, किसी पर धोखे से कोई प्रहार नहीं करता। ऐसी राजपूत की मर्यादा का भी ध्यान वो उसे दिलाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये प्रथम अंक है, उसमें इस प्रकार की पूरी घटना आपको दिखाई देती है।
अब इसको आप बिंदुवार भी इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, राजस्थान की घटना है, औरंगजेब का शासन है, औरंगजेब का शासन है और इधर औरंगजेब का उस समय शासन था, इधर जसवंत सिंह का भी शासन चलता था राजपूत घराने में, और उसके बाद में राजपूत इधर जसवंत की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह उसके शासक बनते हैं। युवा होने पर दुर्गादास उनका संरक्षण करते हैं। अकबर द्वितीय की 2 संतानें हैं। अकबर द्वितीय अंग्रेज औरंगजेब के विरोधी हैं उनकी नीतियों के कारण, और वो दुर्गादास से मित्रता कर लेते हैं। इसके पश्चात तो अजीत सिंह और सफियत दोनों युवक हो जाते हैं। अजीत सिंह सफियत से प्रेम करने लगते हैं। सफियत जो है विवाह प्रस्ताव को मना कर देती है कि मुसलमान और हिंदू युवकों में विवाह होना संभव नहीं है। इस प्रकार से कथानक आगे बढ़ता जाता है। उधर रणभेरी बजती है, ईश्वरदास संधि प्रस्ताव लेकर के आता है, और पीछे पीछे औरंगजेब की ओर से शुजात खान जो है वो सादे वेश में आता है, और उसी समय अजीत सिंह उस पर प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन दुर्गादास उसको धोखा मान करके अजीत सिंह को प्रहार करने से मना कर देते हैं, और कथन कहते हैं, महाराज निशस्त्र पर व्यक्ति पर राजपूत प्रहार नहीं करते, ऐसे समझाते हैं। ऐसे बिंदुवार भी आप सारांश को तैयार कर सकते हैं, और यहीं पर आपका जो प्रथम अंक है वो पूरा हो जाता है। इसी क्रम में अब दूसरे अंक का जो सारांश भी आप समझेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें जो कथा का जो प्रारंभ है वो भीम नदी के तट पर स्थित ब्रह्मपुरी से होता है। भीम नदी है, और भीम नदी के पास में ही एक ब्रह्मपुरी नामक स्थान है। उस ब्रह्मपुरी का जो नाम है वो औरंगजेब ने इसका नाम इस्लामपुरी रख रखा है। अपने धर्म के अनुसार, इलाही धर्म के अनुसार इसका नाम उन्होंने इस्लामपुरी रख रखा है। औरंगजेब की 2 पुत्रियां हैं, एक मेहरुन्निसा, एक जीनतुन्निसा। तो जो मेहरुन्निसा है वो औरंगजेब के कुकृत्यों की निंदा करती है। वह उसकी नीतियों के खिलाफ। हर एक परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत नीतियों के विरोधी होते हैं, कुछ उस गलत नीतियों के समर्थक होते हैं। हर परिवार में ऐसा होता है, हर धर्म में, हर परिवार में, हर गांव में, हर ग्रुप में इस प्रकार की मानसिकताएं सबकी होती हैं। कुछ अच्छे विचारों में जुड़ते हैं, कुछ खराब विचारों में जुड़ते हैं। तो मेहरुन्निसा जो है औरंगजेब के कुकृत्यों की निंदा करती है। वो हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करना, कुकृत्यों की निंदा क्या करती है, जैसे कि औरंगजेब का क्या है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच एक विभाजन की दीवार को खड़ी करते हैं। जीनतुन्निसा जो है वह औरंगजेब का विरोध नहीं करती, वह उसकी सेवा करना चाहती है। वो अपने पिता की वो एक प्रकार से सेवा करना चाहती है। औरंगजेब पुत्रियों की बातें सुन लेता है, और सुनने के बाद अपने द्वारा किए गए अत्याचारों पर उसे पश्चाताप भी होता है। वो पश्चाताप भी करता है। औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों पर वो पश्चाताप भी करता है, और औरंगजेब अपने मन के विचारों को कहता भी है, और कहता है कि हाथ थक गए हैं बेटी सिर काटते काटते। ये क्या है, कथन है किसका, औरंगजेब का। औरंगजेब ने यहां पर क्या कहा है, यहां पर कथन है कि हाथ थक गए हैं, हाथ थक गए हैं बेटी सिर काटते काटते, सिर काटते काटते। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये कथन है आपके, हमारे हाथ रगे हुए हैं स्वजनों के खून से। और इसी कथन को आगे बढ़ाता है कि हमारे हाथ रंगे हैं स्वजनों के खून से। हमारे हाथ जो रंगे हुए हैं स्वजनों के खून से, स्वजनों के खून से, अपने ही लोगों के खून से। अर्थात उसने पिता को, भाई को, सभी पर अत्याचार किया है। इसलिए वो कहता है कि हमारे हाथ स्वजनों के खून से लगे हैं। जब व्यक्ति का मन शांत होता है, काफी समय के बाद व्यक्ति के मन में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर औरंगजेब की भावनाओं में कुछ क्षणिक परिवर्तन सा है, और वह पश्चाताप के रूप में ऐसे कथन बोल रहा है।
औरंगजेब दुर्गादास से मिलकर मित्रता करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। औरंगजेब जो है दुर्गादास से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाते हैं और अपने पुत्रों से कहते हैं कि सभी जनता के साथ उदारता का व्यवहार करना। उधर उसने दुर्गादास से हाथ बढ़ाया है मित्रता के लिए, और बाकी अपने जो है पुत्रों से उसने कहा है कि सभी लोग जनता के साथ उदारता का व्यवहार करें। अपने आप उसने क्रूरता और संकीर्णता का व्यवहार किया है, लेकिन वो कहते हैं कि आप उदारता का व्यवहार करें, सबके साथ उदार भावना अपना। अंतिम समय में अपनी वसीयत में, जो वसीयत लिखी जाती है, तो अंतिम समय में अपनी वसीयत में ये बात लिखवाता है। मेहरुन्निसा यहाँ पर कथन कहती है, मेहरुन्निसा ने कहा है कि वह यह लिखवाएं कि उनके पुत्र भी उसी के समान क्रूर कार्य करें। तो मेहरुन्निसा यहाँ पर जो एक व्यंग्यात्मक शैली में वह इस बात को कहती है कि नहीं, आप ये लिखवाइए कि आपके पुत्र भी आपकी तरह ही क्रूरतापूर्ण कार्य करें, इस प्रकार लिखवाइए। वसीयत लिखते समय ईश्वरदास दुर्गादास को बंदी बनाना चाहता है, बंदी बनाकर औरंगजेब के पास लाते हैं। वसीयत लिखाते समय ईश्वरदास जो है दुर्गादास को बंदी बना करके और औरंगजेब के पास लाते हैं। जब औरंगजेब के पास दुर्गादास आ जाते हैं तो औरंगजेब, देखिए आगे देखें, तो औरंगजेब जो है दुर्गादास को मारने की धमकी देते हैं। ईश्वरदास रोकते हैं, संधि प्रस्ताव लेकर के जो ईश्वरदास गए थे उस समय, तो ईश्वरदास रोकते हैं, वो कहते नहीं। ईश्वरदास रोकता है और तलवार खींच देता है। दुर्गादास की रक्षा में वो तलवार खींच देते हैं। औरंगजेब बुलंद अख्तर और सफियत को पाने के लिए सौदेबाजी करता है। अब उसके जो अकबर द्वितीय की जो संतानें थीं, तो वो अपने पौत्र पौत्रियों को जो है वो है पाने के लिए बुलंद अख्तर को और सफियत को वापस लेने के लिए दुर्गादास से सौदाबाजी करता है, कुछ लेन देन की बात करता है। लेकिन दुर्गादास किसी भी प्रलोभन से दूर हैं, वो एक निष्पक्ष भाव से उनकी रक्षा में, उनकी मित्रता निभाने में लगे हुए हैं और कहते हैं तो तुम उन्हें वापस कर रहे हो दुर्गादास। औरंगजेब ने कहा दुर्गादास से, क्या आप उन्हें वापस कर रहे हो? पर वे, दुर्गादास फिर कथन बोलते हैं कि वे वहां बहुत मजे में हैं, सारा मेवाड़ उन्हें प्यार करता है। ये क्या है? ये कथन है। वे बहुत मजे में हैं, सारा मेवाड़ उन्हें प्यार करता है, ये कथन है। ये जो कथन हम लिखते जा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये कथन जो है आपको काले पेन से लिखने हैं। लिख सकते हैं, यहां पर दुर्गादास के कथन लिख सकते हैं। वे बहुत मजे में हैं, मजे में हैं, सारा मेवाड़ उन्हें प्यार करता है। इस तरीके से इस कथन को भी आप नोट कर सकते हैं। प्यार करता है, सारा मेवाड़ उन्हें प्यार करता है। इस तरीके से आप इन कथनों को नोट कर सकते हैं और अपने उसमें डाल सकते हैं। औरंगजेब अपनी वसीयत में अपने अंतिम संस्कार को सादगी से करने के लिए कहता है। हमारा जो संस्कार है वो बहुत भव्य, बहुत उच्च कोटि से ना करके, बहुत खर्चीला ना करके, सादगी से किया जाए। दुर्गादास और औरंगजेब की मित्रतापूर्ण बातों के साथ यह अंक भी समाप्त हो जाता है। ऐसी मित्रतापूर्ण बातें होती हैं और यह अंक इतना समाप्त हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आप इसको बिंदुवार अपना बांट सकते हैं कि औरंगजेब की 2 संतानें हैं, मेहरुन्निसा है, जीनुतुन्निसा है। मेहरुन्निसा अकबर की नीतियों का विरोध करती है और जीनुतुन्निसा जो है वो उनकी सेवा करना चाहती है। वो दोनों पुत्रियों की बातों को सुन लेते हैं और अपनी वसीयत में अपने पुत्रों को ऐसा कहते हैं कि हमारा जो संस्कार है वो सादगी से किया जाए और जनता के साथ उदारता का व्यवहार करना। ईश्वरदास दुर्गादास को बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने ले जाते हैं। औरंगजेब उसे मारने की धमकी देता है। ईश्वरदास उसे तलवार खींच लेता है, उसे रोकने का प्रयत्न करता है। औरंगजेब बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को वापस लेने के लिए दुर्गादास से सौदाबाजी करता है, लेकिन दुर्गादास किसी प्रलोभन में नहीं आते और वह कहते हैं कि सारा मेवाड़
उनको प्यार करता है वो बहुत मज़े में हैं, जैसे कथन आपने अभी पढ़े लिखे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा जो दूसरा अंक भी समाप्त हो जाता है। बिंदुवार इस घटना को बना लेंगे तो आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप तीसरे अंक में आइए। अब इसमें ये तीसरा अंक है जिसमें आप अभी इसके आगे की घटना को आप पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण कुछ कथन एक दो हैं, उन कथनों को भी आप नोट करते हुए चलेंगे। वैसे इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, और अगर अब आपको पीडीएफ चाहिए है तैयारी के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे को क्लिक करेंगे तो आप फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और आपको वांछित सामग्री भी याद करने के लिए मिल जाएगी। अब आप तीसरे अंक में देखें। नाटक के तीसरे अंक का प्रारंभ सफियत के गान से प्रारंभ होता है। सफियत बहुत खुश है, दुर्गादास के संरक्षण में बहुत खुश है। अजीत सिंह उसको प्रेम करता है, वो भी अजीत सिंह को हृदय से चाहती है, लेकिन वह सामाजिक बंधन में बंधी हुई है, वो समझदार भी है, इसलिए वह अपने प्रेम का त्याग भी करती है और उधर अजीत सिंह को भी जो है वो प्यार भी करती है अंदर अंदर। तो नाटक के तीसरे अंक का प्रारंभ सफियत के गान से प्रारंभ होता है और वो गाती भी है, अगर पंख में भी पा जाती नभ के पार त्वरित उड़ जाती। तो सफियत जो कथन को बोलती है, सफियत का कथन भी यहां पर है, अगर पंख में भी पा जाती, अगर पंख में भी पा जाती नभ के पार तुरंत उड़ जाती, नभ के पार त्वरित उड़ जाती। त्वरित माने शीघ्र, नभ के पार त्वरित उड़ जाती। इस प्रकार से जो है सफियत गा रही है। ये सफियत का कथन यहां पर दिखाई देता है, नभ के पार त्वरित उड़ जाती। अजीत सिंह ऐसे अनेक वो गीत गाती है और बहुत ही भावपूर्ण गीत गाती है। अजीत सिंह सफियत से जीवन साथी बनाने का निवेदन भी करते हैं, लेकिन प्रस्ताव को वो अस्वीकार कर देती है। वो ये कहती है, अजीत सिंह को लोकहित के लिए वो त्याग करने की सलाह देती है। सफियत जो अजीत सिंह को लोकहितार्थ, संसार का कल्याण हो, आपके राज्य का कल्याण हो, इसलिए वह अजीत सिंह को संदेश देती है कि अजीत सिंह को स्वहित का त्याग करने के लिए कहती है कि आप अपने स्वार्थ का त्याग करें और लोकहित में आप जो है वो इस विवाह को मत करें, ऐसा सलाह देती है। महाराज प्रेम केवल भोग की ही मांग नहीं करता, वो त्याग और बलिदान भी चाहता है। सफियत बहुत बड़ी बात कहती है कि महाराज जो प्रेम है वो केवल भोग की मांग नहीं करता। फिर सफियत का यहां पर कथन आता है, महाराज प्रेम केवल भोग की ही मांग नहीं करता, भोग की ही मांग नहीं करता, नहीं करता। आप ध्यान से इसको समझते हुए चलिए। भोग की ही मांग नहीं करता, वह त्याग और बलिदान भी चाहता है। वह त्याग और बलिदान भी चाहता है, बलिदान भी चाहता है, त्याग और बलिदान भी चाहता है। इस तरीके से आप देखें तो ये कथन आप बहुत महत्वपूर्ण है। ये बीच में कथन क्या, कथन प्राण है। किसी भी सारांश के, किसी भी चरित्रण के जो कथन है, छेपक है, वो प्राण होते हैं, ये सजीवता लाते हैं। बलिदान भी चाहता, ऐसा वो संदेश, ऐसा वो कथन अजीत सिंह को लक्ष्य करके कहती है। और इसमें बहुत बड़े दर्शन को उसने समाहित कर दिया है। प्रेम क्या है? प्रेम तो बहुत पवित्र चीज है। ये केवल भोग की ही मांग नहीं करता, बल्कि त्याग और बलिदान भी चाहता है। भक्त भी तो ईश्वर से प्रेम करता है, उसके अंदर कोई भोग वासना, कोई भोग भावना नहीं होती। त्याग भावना होती, तब ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम तो ईश्वर का रूप है। ऐसा करके वो बुलंद अख्तर और दुर्गादास के विरोध की वो परवाह नहीं करता। अजीत सिंह अपनी जिद पर डटे हुए हैं। वह बुलंद अख्तर और दुर्गादास जो ये चाहते हैं कि अजीत सिंह और सफियत का विवाह ना हो, तो इस की वो परवाह नहीं करता और सफियत को साफ
चलने के लिए कहता है। वो निरंतर अपनी जिद पर कायम है, लेकिन दुर्गादास निरंतर उसका संरक्षण करने में लगे हुए हैं। ये अनैतिक कार्य कहीं ना हो जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। सफियत अजीत सिंह से प्रेम की बात अपने भाई को भी बताती है। दुर्गादास पालकी में सफियत को ले जाना चाहते हैं। अजीत सिंह पालकी को रोकता है और कहते हैं, दुर्गादास जी मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं रहूंगा। ये कौन कह रहा है? ये अजीत सिंह ने कहा है कि दुर्गादास मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं रहूंगा। महाराज दुर्गादास कहते हैं, अजीत सिंह कहते हैं, दुर्गादास मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं रहूंगा, आप रहेंगे या मैं रहूंगा। ऐसे करके अजीत सिंह जो है वो लड़ने को उद्यत है। दुर्गादास तो त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो तुरंत उत्तर दे देता है कि महाराज आप ही रहेंगे। महाराज दुर्गादास तो सेवक मात्र है, उसने अपनी चाकरी निभा दी है। मैं तो आपका सेवक मात्र हूं, आपके पिता का सेवक हूं, मैंने अपनी चाकरी निभा दी, आप ही रहेंगे। ये कहता हुआ दुर्गादास जन्मभूमि को अंतिम प्रणाम करता है और ये अंक भी जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप देख रहे हैं कि पूरे तीनों अंकों की कथा बड़ी ही रोचक है, बहुत ही सुंदर है। इसको आप लोगों ने अभी पूरा पढ़ा, ध्यान से समझा है। अब इसी क्रम में एक छोटा सा पार्ट और जोड़ते हैं इसी में। आन कमान नाटक का संदेश क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो बड़ा व्यापक, बहुत विस्तृत इसका संदेश भी है, उसको भी हम लोग ध्यान से समझें। आन कमान नाटक का उद्देश्य, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा समझते हुए चलिए। और नाटक के उद्देश्य में क्या है कि सारा जो नाटक का उद्देश्य है वो दुर्गादास, सफियत, इनके चरित्र में समाया हुआ है। इस नाटक में नाटककार ने मानवीय गुणों को चित्रित किया है। एक तो यही हो गया मानवीय गुणों का चित्रांकन, मानवीय गुणों का प्रकटीकरण किया है, मानवीय गुणों का। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता, समन्वय का भाव इसमें दिया है, समन्वय का भी संदेश दिया है। दुर्गादास के चरित्र के माध्यम से सदाचार, सद्भाव, सत्य, स्वाभिमान, शौर्य, राष्ट्रीय भावना, सांप्रदायिक एकता, अत्याचार का विरोध आदि का पालन करते हुए आदर्श देश प्रेमी व सच्चे मनुष्य बनने का संदेश दिया है। देखिए कितने सारी बातें, राष्ट्रीय भावना, सांप्रदायिक एकता, अत्याचार का विरोध, इन सभी से युक्त नागरिक बनने की प्रेरणा दी है। उद्देश्य है इसका। सफियत के माध्यम से लोकहित के लिए आत्महित का त्याग भी किया जा सकता है, ये सफियत के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है कि लोकहित के लिए आत्महित का त्याग कर सकते हैं, जैसे सफियत ने लोक कल्याण के लिए अपने प्रेम का त्याग किया है। भारतीय युवक देश के प्रति गहन अपनत्व की भावना से परिपूर्ण हो जाए, ये बात बताई गई है। इस नाटक में विश्व बंधुत्व और मानवतावाद, विश्व शांति और अंतरराष्ट्रीय समन्वय का संदेश दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण इसमें ये बिंदु है। इस नाटक में विश्व बंधुत्व, मानवतावाद, विश्व शांति, अंतरराष्ट्रीय समन्वय का संदेश दिया गया है। मानवीय चरित्र का पालन, क्रूर राजनीति से घृणा, राष्ट्रीय प्रेम का संदेश, सांप्रदायिक एकता का संदेश, कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा आधुनिक समाज को प्रदान की गई है। और यह भी बताया गया है कि आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए जीवन बिताने तथा साधनों से संतोष करने का सत्प्रदेश दिया है। आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, इसको करते हुए चलिए और पूरा पाठ ध्यान से समझिए। ऑनलाइन परीक्षाएं इसी के आधार पर संपन्न होने वाली हैं, इसलिए आप ध्यान से समझते हुए चलिए। PDF टेलीग्राम चैनल से जुड़िए तो आप वांछित सामग्री भी आपको मिल जाएगी। घबराइए नहीं, सारी परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर होने वाली हैं। अभी हम इसके बाद में जब कभी भी दूसरा अंश जो है इनके चरित्रण को भी पढ़ेंगे।